स्वागत है। आज हम जेफरी आर्चर की एक बहुत ही फेमस किताब अ प्रिजनर ऑफ बर्थ की गहराइयों में उतर रहे हैं। जी हाँ, और हमारे पास इसकी एक अच्छी डिटेल्ड समीक्षा है, तो हम कहानी, किरदारों और इसकी खास बातों पर गौर करेंगे। बिल्कुल। तो चलिए इस समीक्षा के आधार पर कहानी के ताने बाने को खोलते हैं। मकसद यही है समझना कि आखिर इस थ्रिलर में ऐसा क्या है जो लोगों को इतना पसंद आता है। और क्या ये वाकई उतनी असरदार है जितनी इसकी चर्चा होती है? सही। कहानी का जो बेस है वो अपने आप में काफी ध्यान खींचने वाला है। एक आम मैकेनिक है, डैनी कार्टराइट। हाँ। उस पर लगता है कत्ल का झूठा इल्जाम, फिर एक लंबी नामुमकिन सी सजा, और फिर वो निकलता है अपनी बेगुनाही साबित करने और बदला लेने के सफर पर। और समीक्षा में ये भी जिक्र है जो आपने पहले कहा कि ये कहानी कहीं ना कहीं अलेक्जेंडर ड्यूमा के क्लासिक उपन्यास द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो की याद दिलाती है। हाँ, उस पर हम जरूर आएंगे आगे। तो कहानी शुरू होती है एक खुशी के पल से, है ना। डैनी कार्टराइट ईस्ट लंदन का एक सीधा साधा मैकेनिक। हाँ। वो अपनी बचपन की दोस्त बेथ विल्सन उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। हाँ। सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा होता है उस वक्त। बिल्कुल एक खुशनुमा माहौल से शुरुआत होती है। हाँ, फिर वो लोग जश्न मनाने निकलते हैं, डैनी, बेथ और बेथ का भाई है बर्नी। लेकिन एक पब में उनकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से होती है जो पूरी कहानी बदल देते हैं। हाँ, यहीं पर चीजें बिगड़नी शुरू होती हैं। इनमें सबसे अहम है स्पेंसर क्रेग, एक काफी महत्वाकांक्षी और थोड़ा कह सकते हैं एरोगेंट बैरिस्टर। अच्छा। और उसके 3 दोस्त भी होते हैं। वहां कुछ कहासुनी हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, और फिर यहीं से वो ट्रैजिक टर्न आता है। बिल्कुल। उसी रात पब से निकलने के बाद सड़क पर बर्नी विल्सन का बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है। अरे! और उसके दोस्त ही हैं, वो खुद को बचाने के लिए एक बहुत शातिर जाल बुनते हैं। मतलब वो गवाहों को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करते हैं, झूठी गवाहियां देते हैं और पूरा का पूरा इल्जाम बेचारे डैनी पर डाल देते हैं। ये तो बहुत ही भयानक है। हाँ। एक आम आदमी जिसका शायद कोई सोर्स सिफारिश नहीं, उसे एक पावरफुल वकील और उसके अमीर दोस्तों ने फंसा दिया। हाँ। क्या समीक्षा इस तरफ इशारा करती है कि सिस्टम कितना बायस्ड हो सकता है? हाँ बिल्कुल। समीक्षा इसी बात पर जोर देती है कि कहानी दिखाती है कैसे पैसे वाले या रसूखदार लोग कानून का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर सकते हैं। डैनी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, कुछ नहीं, लेकिन सिर्फ परिस्थितिजन्य सबूत और झूठी गवाहियों के दम पर उसे दोषी मान लिया जाता है और सजा मिलती है पूरे 22 साल की कैद। 22 साल। हाँ। उसे भेजा जाता है बेलमार्श जेल। हाँ। समीक्षा में इस जेल का जिक्र है, शायद इसे हाँ। ब्रिटेन की सबसे खतरनाक, सबसे सिक्योर जेलों में से एक बताया गया है। जी हाँ, ऐसी जेल जहां से भागना लगभग नामुमकिन माना जाता है। ये बात कहानी में टेंशन और बढ़ा देती है, जाहिर है। बिल्कुल। लगता होगा कि अब तो सब खत्म। हाँ। ये जेल अपने आप में एक किरदार जैसी है। उसका वो अभेद्य होना डैनी की निराशा को और गहरा करता है। लेकिन फिर इसी अंधेरी जगह में उसकी किस्मत एक और मोड़ लेती है। कैसे? उसकी सेल में एक नया कैदी आता है, सर निकोलस मॉनक्रिफ। और निकोलस जो है वो डैनी से बिल्कुल अलग है। उम्र में बड़े, पढ़े लिखे, एरिस्टोक्रेटिक, कुलीन वर्ग के लगते हैं, और वो भी किसी गंभीर जुर्म में सजा काट रहे होते हैं। अच्छा, तो ये वो टिपिकल जेल वाली कहानी का एंगल है जहां एक अनएक्सपेक्टेड मेंटर मिल जाता है। हाँ, कुछ वैसा ही। निकोलस डैनी के लिए एक गाइड, एक मेंटर बन जाते हैं। वो देखते हैं कि डैनी पढ़ना लिखना नहीं जानता, पर उसमें सीखने की इच्छा है। तो निकोलस उसे पढ़ाते हैं, उसे दुनियादारी, एटिकेट सिखाते हैं, और सबसे जरूरी, उसे सोचने का एक नया नजरिया देते हैं। सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि एक तरह से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी। बिल्कुल। उसके अंदर सिर्फ ज्ञान ही नहीं भरते, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट और एक मकसद भी जगाते हैं। और इसी दौरान डैनी धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे अपनी बेगुनाही साबित करने और बदला लेने की एक लंबी कॉम्प्लेक्स प्लानिंग शुरू करता है। तो ये सिर्फ जेल से भागने की कहानी नहीं है, जैसा आपने कहा, ये एक इंसान के अंदरूनी बदलाव की भी कहानी है। और इसमें निकोलस की पहचान का क्या रोल है? वो कैसे काम आती है? हाँ, ये बदलाव बहुत अहम है। और निकोलस की पहचान, वो कहानी के एक बहुत ही क्रिटिकल मोड़ पर काम आती है। समीक्षा के हिसाब से कहानी में जेल से भागने की एक बड़ी रोमांचक कोशिश होती है, और उसमें निकोलस की आइडेंटिटी का इस्तेमाल होता है। इसके बाद डैनी एक नई पहचान के साथ बाहर की दुनिया में आता है, और उसका मकसद साफ है, उन 4 लोगों से बदला लेना जिन्होंने उसकी जिंदगी बर्बाद की, स्पेंसर क्रेग और उसके वो 3 दोस्त। अच्छा। और फिर कहानी घूमती है कानूनी ललानियों, चालाकियों
और धीरे धीरे बुने गए बदले के जाल के इर्द गिर्द। चलिए किरदारों पर थोड़ी और बात करते हैं। डैनी कार्टराइट, हमारा हीरो, समीक्षाओं से कैसे देखती है? क्या वो एक परफेक्ट हीरो है? समीक्षा डैनी को एक ऐसे किरदार के तौर पर देखती है जिससे रीडर आसानी से कनेक्ट कर पाता है। वो बेसिकली एक अच्छा ईमानदार इंसान है जिसके साथ बहुत बुरा होता है। उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, हाँ, एक सीधे साधे मैकेनिक से एक चालाक डिटर्मिन्ड प्लानर बनना, वो कहानी का एक मेन अट्रैक्शन है। लेकिन हाँ, वो पूरी तरह से आइडियल हीरो नहीं है। बदले की जो भावना है वो उसे चलाती है, जो उसे थोड़ा नैतिक रूप से ग्रे एरिया में ले जाती है। मतलब हम उसकी जीत तो चाहते हैं, पर शायद उसके तरीकों पर सवाल भी उठाते हैं। बिल्कुल, आप उसकी जीत चाहते हैं लेकिन सोचते हैं कि क्या ये रास्ता सही है? और बेथ विल्सन, डैनी की मंगेतर, उसका क्या रोल है इस सब में? वो क्या करती है? पल के लिए भी डैनी की बेगुनाही पर शक नहीं करती। अच्छा। वो बाहर की दुनिया में उसके लिए लड़ती रहती है, सबूत जुटाने की कोशिश करती है। वो डैनी के लिए एक उम्मीद की किरण की तरह है जो उसे उस अंधेरे में भी हौसला देती है। उसका किरदार कहानी को एक इमोशनल एंकर देता है। और विलेन्स की बात करें तो स्पेंसर क्रेग, वो कैसा विलेन है? क्या वो सिर्फ बुरा है या उसमें कुछ लेयर्स भी हैं? स्पेंसर क्रेग को समीक्षा एक क्लासिक आर्चर विलन की तरह देखती है। एम्बिशियस, शातिर और अपनी इज्जत, अपना करियर बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने वाला। वो सिर्फ बुराई का प्रतीक नहीं है, बल्कि उस सिस्टम को भी रिप्रेजेंट करता है जो अमीरों और ताकतवरों का फेवर करता है। उसकी मोटिवेशन समझ आती है, डर, रुतबा बचाने की चाह, लेकिन उसके काम माफी के लायक नहीं है। और उसके साथी? समीक्षा ये भी कहती है कि उसके जो साथी हैं, जो इस साजिश में शामिल हैं, वो उतने डेवलप्ड नहीं लगते जितने क्रेग। उनका रोल थोड़ा लिमिटेड है। समझ गया। और सर निकोलस मॉनक्रिफ, वो सिर्फ एक मददगार से ज्यादा लगते हैं, जैसा आपने बताया। हाँ, निकोलस एक कॉम्प्लेक्स और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। वो डैनी के गुरु हैं, एक तरह से उसके सेवियर भी, लेकिन उनका अपना एक पास्ट है, अपने राज हैं। समीक्षा के अनुसार उनका किरदार कहानी में डेप्थ और एक तरह का एलीट टच जोड़ता है। हाँ। और उनकी और डैनी की दोस्ती, जो इतने अलग सोशल बैकग्राउंड से होने के बावजूद पनपती है, वो कहानी का एक बहुत इमोशनल कोर है। सही। अब उस तुलना पर आते हैं जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था, द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो। समीक्षा इस इंस्पिरेशन को कैसे देखती है? क्या ये सिर्फ ऊपर ऊपर की सिमिलैरिटीज या कुछ गहरा कनेक्शन है? समीक्षा इसे एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट मानती है। समानताएं तो बिल्कुल साफ हैं। एक निर्दोष हीरो पर झूठा आरोप, लंबी कैद, जेल में एक मेंटर का मिलना, फिर भागना, एक नई पहचान बनाना और फिर बहुत प्लान करके बदला लेना। हाँ, ये तो एकदम सीधा कनेक्शन लग रहा है। बिल्कुल। लेकिन समीक्षा ये भी इशारा करती है कि आर्चर ने इस क्लासिक फ्रेमवर्क को लिया और उसे एक मॉडर्न लीगल थ्रिलर के अंदाज में ढाल दिया। ये सिर्फ कॉपी नहीं है, बल्कि एक तरह से उस पुरानी कहानी को ट्रिब्यूट है, जिसे आज के रीडर्स के लिए नए कॉन्टेक्स्ट में पेश किया गया है। तो ये दिखाता है कि अन्याय और बदले की जो थीम है वो कितनी यूनिवर्सल और टाइमलेस है। एग्जैक्टली, वो हमेशा रेलेवेंट रहती है। तो ये सिर्फ प्लॉट की समानता नहीं हुई, बल्कि उन थीम्स की भी हुई जिन्हें दोनों कहानियां एक्सप्लोर करती हैं। समीक्षा किन मुख्य विषयों पर जोर देती है इस किताब में? हाँ, थीम्स ही कहानी को सब्सटेंस देती हैं। समीक्षा के मुताबिक सबसे बड़ा थीम है न्याय बनाम अन्याय। कहानी ये सवाल उठाती है कि क्या हमारा लीगल सिस्टम हमेशा न्याय दे पाता है? क्या सच हमेशा बाहर आता है? ये तो बड़ा सवाल है। दूसरा बड़ा थीम है बदला, रिवेंज। क्या बदला लेना सही है? क्या इससे सच में सुकून मिलता है, या ये बस दुख और तकलीफ का एक नया साइकिल शुरू कर देता है? सही कहा। इसके अलावा दोस्ती, जैसे डैनी और निकोलस या डैनी और बेथ की, विश्वासघात, स्पेंसर क्रेग का, और सोशल क्लास का अंतर, कैसे डैनी का आम होना उसके खिलाफ जाता है और क्रेग का वकील होना उसे बचाता है। ये सब बहुत महत्वपूर्ण पहलू हैं। हाँ, ये सारे पॉइंट्स कहानी को काफी रिलेटेबल बनाते होंगे। बिल्कुल। और कहानी ये भी दिखाती है कि मुश्किल हालात में इंसान का इरादा, उसका दृढ़ संकल्प क्या कुछ नहीं कर सकता। ये थीम्स तो वाकई दमदार हैं। अब बात करते हैं कि समीक्षा इस किताब की किन बातों की खास तौर पर तारीफ करती है। मतलब क्या चीजें हैं जो इसे पढ़ने लायक बनाती हैं? समीक्षा कई खूबियों का जिक्र करती है। सबसे पहले प्लॉट। देखिए, जेफरी आर्चर अपनी स्टोरी टेलिंग के लिए जाने जाते हैं, और ये किताब उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। उनकी कहानी कहने का अंदाज। हाँ, कहानी में ट्विस्ट्स हैं, सस्पेंस है और एक पेस है जो रीडर को बांधे रखती है। खासकर जो कोर्ट रूम ड्रामा और लीगल दांव पेच का डिस्क्रिप्शन है,
वो बहुत अच्छा बताया गया है। अच्छा, मतलब कानूनी प्रक्रिया को काफी रियल दिखाया गया है, भरोसेमंद तरीके से। हाँ, समीक्षा के अनुसार वकीलों की बहसें, सबूतों का पेश होना, क्रॉस एग्जामिनेशन, ये सब काफी रियल लगते हैं। लगता है कि आर्चर ने इस पर काफी रिसर्च की है। ये अच्छी बात है। दूसरी बड़ी खूबी है कैरेक्टर डेवलपमेंट, खासकर डैनी का। उसका जो सफर है वो रीडर को इमोशनली इन्वॉल्व करता है। आप पहले उसकी बेबसी महसूस करते हैं और फिर उसकी ताकत बनने के सफर में उसके साथ हो लेते हैं। हाँ, उससे जुड़ाव महसूस होता है। और भाषा के बारे में क्या ये मुश्किल है पढ़ना, क्योंकि इसमें लीगल चीजें भी हैं? नहीं, यही आर्चर की खूबी है। समीक्षा कहती है कि लैंग्वेज बहुत सिंपल और फ्लोइंग है। कहानी में भले ही कई लेयर्स और किरदार हों, इसे पढ़ना आसान है। ये उन किताबों में से है जिसे आप तेजी से पढ़ सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। और इमोशनल कनेक्ट, वो भी एक प्लस पॉइंट है। रीडर डैनी और बेथ के लिए सहानुभूति महसूस करता है और चाहता है कि उन्हें इंसाफ मिले। ये तो ही सारी अच्छी बातें हैं, लेकिन क्या समीक्षा में कुछ कमियों या कमजोरियों का भी जिक्र है? हर कहानी परफेक्ट तो नहीं होती है ना? हाँ, बिल्कुल। समीक्षा कुछ वीक पॉइंट्स की तरफ भी इशारा करती है। एक बात जो कुछ रीडर्स को लग सकती है वो है कहानी का कुछ हद तक प्रिडिक्टेबल होना। अच्छा, मतलब अंदाजा लग जाता है। हाँ, खासकर अगर किसी ने द काउंट ऑफ मोंटी क्रिस्टो पढ़ी है या इस तरह के रिवेंज थ्रिलर से वाकिफ है, तो वो कुछ ट्विस्ट का अंदाजा शायद पहले ही लगा लें। तो क्या ये प्रिडिक्टेबिलिटी रोमांच को कम कर देती है, या फिर जानी पहचानी कहानी में एक तरह का कंफर्ट मिलता है कि हाँ, अब ये होगा? ये तो रीडर पर डिपेंड करता है। कुछ के लिए शायद रोमांच कम हो जाए, जबकि कुछ को एक परिचित स्ट्रक्चर में कहानी का आगे बढ़ना पसंद आ सकता है। दूसरी कमी जो बताई गई है वो है कहानी की पेसिंग को लेकर। पेसिंग मतलब गति? हाँ, शुरुआत और एंडिंग काफी तेज और थ्रिलिंग है, लेकिन जो बीच का हिस्सा है, खासकर जब डैनी जेल से बाहर आकर अपनी प्लानिंग वगैरह कर रहा होता है, वो कुछ रीडर्स को थोड़ा धीमा लग सकता है। उसमें डिटेल्स काफी ज्यादा हैं। समझ गया। क्या किरदारों को लेकर भी कोई कमी बताई गई है? जी, कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स के बारे में कहा गया है कि उन्हें और डेवलप किया जा सकता था, जैसे स्पेंसर क्रेग के साथी या कुछ वो लोग जो बाद में डैनी की मदद करते हैं, जैसे एक किरदार है टोबी मॉर्टिमा। उनका कंट्रीब्यूशन कभी-कभी कहानी की जरूरत के हिसाब से थोड़ा अचानक या सतही सा लग सकता है। उन्हें और गहराई दी जा सकती थी। और बदले के जो प्रक्रिया है, रिवेंज का जो तरीका है, क्या वो रियल लगता है? समीक्षा कहती है कि कुछ जगहों पर बदला लेने की जो योजनाएं हैं और उनका कामयाब होना, वो थोड़ा ज्यादा नाटकीय या फिल्मी लग सकता है। अच्छा, मतलब थोड़ा ओवर द टॉप। हाँ, कह सकते हैं। चीजें कभी-कभी डैनी के लिए बहुत आसानी से होती दिखती हैं, जो शायद असल जिंदगी से थोड़ा परे लगे। लेकिन फिर ये थ्रिलर जॉनरा का नेचर भी है, जहां एंटरटेनमेंट के लिए रियलिज्म से थोड़ा समझौता करना पड़ता है। राइट, सही बात है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कुल मिलाकर समीक्षा का निष्कर्ष क्या निकलता है? किसे ये किताब पढ़नी चाहिए? निष्कर्ष यही है कि अ प्रिजनर ऑफ बर्थ एक बेहद एंटरटेनिंग और इफेक्टिव थ्रिलर है। जेफरी आर्चर के जो फैंस हैं या जो लोग फास्ट पेस्ड प्लॉट ड्रिवन कहानियां पसंद करते हैं, उन्हें ये जरूर पसंद आएगी। हाँ। जिन्हें लीगल ड्रामा, रिवेंज स्टोरीज और अन्याय के खिलाफ लड़ाई देखना अच्छा लगता है, उनके लिए ये एक बेहतरीन चॉइस है। ये एक ऐसी किताब है जो आपको एंड तक बांधे रखेगी, ये पक्का है। लेकिन शायद ये उन पाठकों के लिए उतनी नहीं है जो बहुत गहरे साहित्यिक विश्लेषण या किरदारों की साइकोलॉजिकल डेप्थ की तलाश में है। हाँ, समीक्षा यही सुझाव देती है। इसका मेन फोकस एंटरटेनमेंट, सस्पेंस और थ्रिल पर है। ये किरदारों की मनोवैज्ञानिक गहराइयों में उतना नहीं उतरती जितना शायद कुछ लिटरेरी नॉवेल्स करते हैं। ये एक शानदार कहानी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन शायद उतनी गंभीर नहीं जितनी कुछ रीडर्स उम्मीद कर सकते हैं। तो इस पूरी चर्चा से, समीक्षा के विश्लेषण से हम क्या खास बात निकाल सकते हैं? मतलब एक कोर टेक अवे क्या है? मेरे ख्याल से सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि ये कहानी हमें जस्टिस के कॉन्सेप्ट पर सोचने को मजबूर करती है। ये दिखाती है कि न्याय सिर्फ कानून की किताबों में होने से नहीं होता, उसे असल में पाना कितना मुश्किल हो सकता है। ये दिखाती है कि कैसे सिस्टम, पावर और प्रेजुडिस मिलकर सच का गला घोंट सकते हैं। डैनी की कहानी हमें याद दिलाती है कि बेगुनाही साबित करना भी अपने आप में एक जंग है, और कभी-कभी ये जंग सालों तक चलती है। और वो बदले वाला सवाल भी बहुत अहम है। कहानी हमें डैनी के साथ खड़ा करती है। हम चाहते हैं कि वो जीते, लेकिन फिर वही सवाल आता है, क्या उसका रास्ता सही है? एग्जैक्टली।
यही दूसरा बड़ा सवाल है जो कहानी रीडर के मन में छोड़ जाती है। बदला लेने में एक तरह की सैटिस्फैक्शन जरूर मिलती है, खासकर जब अन्याय बहुत बड़ा हो। लेकिन क्या बदला वाकई न्याय है? हाँ। क्या डैनी कहीं ना कहीं उन लोगों जैसा ही नहीं बन रहा जिन्होंने उसे बर्बाद किया था? क्या हिंसा और धोखे का जवाब हिंसा और धोखे से देना सही है? ये कहानी इसका कोई आसान जवाब नहीं देती, और शायद यही इसकी खूबी भी है। सही कहा। ये रीडर को सोचने पर मजबूर करती है कि अगर वो डैनी की जगह होते तो क्या करते। ये एक ऐसा नैतिक सवाल है, एक दुविधा है जो कहानी खत्म होने के बाद भी जहन में रह जाती है।